नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी पुस्तक वसंत का पाठ नंबर 2। इससे पहले हमने पहला पाठ पढ़ा जो एक कविता थी। आशा करता हूँ कि आप सबने पढ़ी होगी और समझी होगी। तो आज उससे अगला पाठ है लाख की चूड़ियाँ। लाख क्या होती है? लाख एक पदार्थ होता है और जिसकी चूड़ियाँ बनती हैं, जिसको महिलाएं अपनी कलाइयों में, हाथों में पहनती हैं। तो हम इस पाठ को स्टार्ट करें उससे पहले हम इसके लेखक के बारे में जान लेते हैं। इसके लेखक हैं कामता नाथ। कामता नाथ हिंदी के लेखक थे। इनका जन्म 22 सितंबर 1935 को लखनऊ में हुआ और इनकी मृत्यु हुई 25 मई 2015 को। ठीक है, इसके बारे में इतना ही जानेंगे क्योंकि इससे संबंधित हमारी परीक्षा में प्रश्न ज़्यादा कुछ नहीं आते हैं, क्योंकि हमारी परीक्षा में पाठ से संबंधित प्रश्न आते हैं। इसलिए इतना ही जानना हमारे लिए आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद देखें पाठ के बारे में जानते हैं। पाठ का नाम है लाख की चूड़ियाँ, लेखक कामता नाथ। पाठ किसके बारे में है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। इस पाठ में लेखक ने यह दर्शाना चाहा है कि वर्तमान समय में मशीनीकरण का प्रभाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। हाथ से काम करने वाले कारीगर बेरोजगार होते जा रहे हैं और साथ ही उनके पैतृक पूर्वजों के उद्योग धंधे भी समाप्त होते जा रहे हैं। हथकरघा उद्योगों का स्थान भी मशीनें लेती जा रही है। इसमें लेखक ने कहा है कि पहले जो काम होता था वह आज जिनको व्यक्ति खुद अपने हाथों से करता था, आज उनका स्थान, उनकी जगह पर मशीनें वो काम करने लगी हैं। इसलिए बहुत से व्यक्ति बेरोजगार हो गए हैं और उनके जो पैतृक है यानी पूर्वज जो उनका जो भी काम करते थे, जो भी धंधे करते थे, उद्योग धंधे, वो भी समाप्त होते नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन कार्यों को पहले आदमी द्वारा किया जाता था और आज उन कामों को मशीनें कर रही हैं। इसीलिए ये समाप्त होने की कगार पे आ गए हैं। हथकरघा उद्योग यानी हाथ से किया जाने वाला उद्योग, उनका स्थान मशीनें लेती जा रही है। तो उसके बारे में ही इस पाठ में चर्चा की गई है, जिसको हम समझेंगे, पढ़ेंगे। तो देखिए पाठ पे आते हैं। पाठ का नाम है लाख की चूड़ियाँ। इसको स्टार्ट करते हैं। लाख एक पदार्थ होता है जिसकी चूड़ियाँ बनती हैं। चूड़ियाँ, बैंगल्स। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। सारे गांव में, कहानी के रूप में समझेंगे हम इसको। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। ये कौन कह रहा है? ये लेखक कह रहा है कि सारे गांव में बदलू नाम का एक व्यक्ति रहता था एक गांव में। तो लेखक बोल रहा है ये बात। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था। चाव मतलब अच्छा लगना, कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती, रंग बिरंगी गोलियाँ, जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले, यानी उसको अच्छी लगे। तो लेखक जब छोटा था तो वह अपने ननिहाल मामा के घर जाता था और वहाँ पर एक बदलू नाम का मनियार रहता था। मनियार एक जाति होती है जो चूड़ियाँ बनाने का काम करती है, तो उसका नाम था बदलू। आगे देखो, वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु उसे बदलू मामा ने कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे स्थान पर बना हुआ था। मकान के सामने बड़ा सहन था, यानी सहन मतलब एक बगीचा टाइप जगह थी जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा हुआ था।
उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्ठी दहकती रहती थी। भट्ठी मतलब जिससे वह लाख के पदार्थ को पिघलाकर जो चूड़ियाँ बनाता थे उसमें गर्म करके पिघलाकर चूड़ियाँ बनाता था। बगल में यानी साइड में दहकती रहती थी जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के चौखट मतलब जिस पर वह रखता था उस पदार्थ को और उससे चूड़ियाँ बनाता था। आगे देखो, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। सलाख मतलब एक धातु की छड़ टाइप की होती है। धातु की जो छड़ होती है ना उसे सलाख बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद देख, मुलायम होने पर यानी जब उसे पिघलाया जाता तो वो मुलायम हो जाती। वह पदार्थ मुलायम हो जाता यानी लाख मुलायम हो जाती और उससे वह पतला करके चूड़ियों का आकार गोल गोल आकार दे देता। आगे देखो, पास में 4-6 विभिन्न प्रकार के बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती थी। मुंगेरी एक प्रकार की लकड़ी होती है जो ठोकने पीटने के काम आती है, यानी उससे वह चूड़ी बनाता था। वह मुंगेरी लकड़ी की बनी होती थी। कुछ पतली और पीछे आगे से वह पतली होती थी और पीछे से मोटी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर चिकना बनाता। तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता, यानी फिर उनके ऊपर रंग करता। बदलू ये कार्य सदाई एक मचिया पर बैठकर किया करता था। मचिया एक प्रकार की छोटी चारपाई होती है, उसे मचिया बोला जाता है, जो बैठने के काम में आती है और सूतली की बनी हुई होती है। लकड़ी में सूतली डालकर बनाया जाता है, उसको मचिया बोला जाता है। आगे देखो, जो बहुत ही पुरानी थी, बगल में यानी साइड में उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। यह लेखक बता रहा है कि गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहकर कहा करता था और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता था। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण यानी कुछ समय तक चुपचाप उन्हें देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। यानी वह उस बेलन को क्या समझता थोड़ी देर, नववधू यानी, ठीक है, जिसकी नई नई शादी होती है उसको नववधू बोला जाता है। इसके बाद देखो, बदलू मनिहार था। मनिहार एक जाति होती है जो चूड़ियाँ बनाने का काम करती है। चूड़ियाँ बनाना उनका पैतृक पेशा था, यानी पहले से चला आ रहा था, पीढ़ी दर पीढ़ी उसके पूर्वज भी चूड़ियाँ बनाने का ही काम करते थे। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ ही पहनती थी। आसपास के गांवों के लोग भी उसमें चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय मतलब, इसका अर्थ हम समझते हैं। वस्तु यानी वह कोई वस्तु चूड़ियाँ बेचने के बदले, चूड़ियाँ देने के बदले उनसे पैसे ना लेकर उनसे अनाज लेता था। तो यानी वस्तु विनिमय किसी चीज़ को देकर उसके बदले पैसे ना लेकर कोई वस्तु लेना या कोई चीज़ लेना, उसको ही वस्तु विनिमय कहा जाता है। तो यह बदलू भी क्या करता था, बदलू भी चूड़ियों के बदले रुपए पैसे ना लेकर अनाज लेता था। ठीक है।
और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था, मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा था। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर अवश्य जिद पकड़ता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर सारी कसर निकाल लेता था। कसर मतलब भरपाई कर लेना, ठीक है। यानी वो पहले तो जैसे मुफ्त में ही चाहे चूड़ियाँ दे दे, लेकिन जब शादी विवाह का अवसर आता था तो उसमें वह पूरी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। लोहे लगना यह एक मुहावरा होता है। लोहे लगना यानी बहुत अधिक मेहनत लगना, बहुत अधिक प्रयास करना या शक्ति लगना। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। यानी जब विवाह का अवसर आता था तो जब वह एक जोड़ी चूड़ा देता था, यानी उसे सुहाग का जोड़ा बोला जाता है, जिसको नववधु अपनी शादी में पहनती है, तो उसका मूल्य बहुत अधिक हो जाता था, क्योंकि उसमें उसकी घरवाली को यानी बदलू की पत्नी को बहुत सारे वस्त्र मिलते उसके बदले और बहुत सारा अनाज मिलता और बदलू को पगड़ी मिलती और रुपए मिलते सो अलग, यानी रुपए भी बहुत अधिक मिलते, ठीक है। आगे देखो, यदि संसार में बदलू किसी बात से चिढ़ती वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। क्योंकि उसे चिढ़ क्यों थी? क्योंकि वह खुद तो लाख की चूड़ियाँ बनाता था और वह कांच की चूड़ियाँ जो मशीनों से बनती थी, इसलिए वह किसी के हाथ में कांच की चूड़ियाँ देखता तो उसे चिढ़ हो जाती और वह उन्हें कभी कभी दो चार बातें भी सुना देता, ठीक है। उसके बाद देखो, मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वो उत्तर देता शहर की तो बात और है लल्ला, यानी लेखक को वह लल्ला नाम से पुकारता था। वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर, मर्द मतलब पति, पकड़कर सड़कों पर भी घूमती हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, हाथ की चूड़ियाँ पहने तो मोच न आ जाए। यानी बदलू कह रहा था कि शहर की तो बात ही कुछ और होती है, इसलिए वहाँ पर कांच की चूड़ी पहनते हैं और वहाँ की जो स्त्रियाँ लाख की चूड़ियाँ पहनेगी तो उनके हाथों में मोच आएगी, ऐसा बदलू कह रहा है, क्योंकि वह चिढ़ा हुआ है ना। आगे देखो, कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिरदारी भी करता। जिन दिनों उसकी उसकी गाय के दूध होता वह सदा के लिए मलाई बचाकर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियाँ बना देता। यानी लेखक को क्या क्या देता, एक तो अपनी गाय के दूध की मलाई उसके लिए रखता लेखक के लिए बदलू, और एक उसको खाने के लिए आम देता था, है ना। और एक सबसे अच्छी बात लेखक को यह लगती थी कि वह उसको एक दो गोलियां बना देता था। गोलियां किसकी? लाख की, रंग बिरंगी, है ना। लाख कई प्रकार के रंगों की होती है, तो वह रंग बिरंगी गोलियां बना देता और लेखक को दे देता और लेखक उन गोलियों को लेकर खुश होता था। आगे देखो, मैं बहुधा यानी बहुत बार बहुधा हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई, यानी उनका ट्रांसफ़र हो गया और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियाँ मेरे
रुचि नहीं रह गई थी, यानी लाख की गोलियों में उसकी रुचि नहीं रह गई थी, क्योंकि लेखक अब बड़ा हो गया था। अतः गांव होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में, यानी बहुत से हाथों में मैंने लाख की विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी, यानी बहुत कम मात्रा में, बहुत कम हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी, यानी बहुत कम स्त्रियों ने लाख की चूड़ियां पहन रखी थी और बाकी सभी ने कांच की चूड़ियां पहन रखी थी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का, यानी अचानक बदलू का ध्यान आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उसके हाथ से खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। मुझे ही उनकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर बैठा था, नीम के नीचे खाट पर लेटा था। मैंने कहा, नमस्ते बदलू काका। बदलू काका ने कहा, नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा, यानी देखता रहा। उसके बाद, मैं हूँ जनार्दन काका। लेखक ने कहा, मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति के पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। स्मृति यानी अपने दिमाग में याददाश्त मानो वह अपने स्मृति पटल पर कुछ देखने की कोशिश कर रहा हो, यानी सोच रहा था वह। अतीत के चित्र यानी पहले के चित्र उतार रहा हो और वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बेटो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, यानी इधर उधर देखा। न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, न ही भट्टी मचिया जो उसकी पुरानी चारपाई थी, है ना, वो भी उसको नज़र नहीं आई लेखक को, और नहीं वो भट्टी दिखाई दी। आजकल काम नहीं करते हो काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब ना। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग है ना लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। यानी यह बदलू ने लेखक को कहा कि जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में है वह लाख की में कहाँ। इसलिए काम धंधा हमारा बंद हो गया और आज मशीनी युग आ गया, तो मशीन से बनी हुई चूड़ियाँ सभी पहनने लगे हैं। आगे देखो, लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ दमा एक बीमारी होती है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। फसली एक प्रकार की खांसी होती है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी, ऐसा बदलू ने कहा। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है, यानी बहुत बड़ा दुख है। मैंने देर तक सोचता रहा, इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही, मुझे अच्छी नहीं लगी। यानी इसमें लेखक ने कहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। इसका मतलब ये है कि जब से मशीन से वस्तुएं बनने लगी है, सामान बनने लगा है, इसका मतलब ये है कि बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं। इस प्रकार उनके हाथ एक प्रकार से हाथ कट गए हैं, क्योंकि उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा। इस वजह से लेखक ने यहाँ मशीनी युग से हाथ कटने की बात कही है। आगे देखो, आम की फसल अब कैसी है काका। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए कहा,
अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर यानी झुककर उसकी तरफ देखकर उत्तर दिया और अंदर से अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो। बदलू की बेटी का नाम था रज्जो। लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब यानी मेरी ओर देखकर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खाए कैसे जाने दूंगा तुमको। यह बदलू लेखक को बोल रहा है। आगे देखो, मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद आ गए जब मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हो गए बेच दी। कहाँ कहाँ से खिलाता उसको। बदलू कह रहा है कि उसको क्या खिलाता, क्योंकि उसका अब तो उसका रोजगार भी नहीं रहा, उसका चूड़ियों का धंधा भी बंद हो गया था, इसलिए उसने गाय बेच दी। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। डलिया एक बांस का बना हुआ एक छोटा पात्र होता है जिसमें रखकर आम लेकर आई। यह तो बहुत अच्छा बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा मैं। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था, यानी तुम्हारी एज का था, तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। बखत मतलब एक समय में, एक बार में। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले। सिंदूरी यानी एक कलर होता है, सिंदूरी रंग होता है। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ पे तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा लिया। अंजुली मतलब एक दोनों हाथों से बनाई गई एक स्थिति, उसको अंजुली बोला जाता है। तो उसमें रखकर उसने आम लेखक को दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह, मेरी दृष्टि एक क्षण के लिए उसके हाथों पर टिटक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर हाथ लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी, यानी जच रही थी, अच्छी लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यह आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। बदलू बता रहा है कि यह जोड़ा मैंने जमींदार साहब की बेटी के विवाह के लिए बनाया था, लेकिन वो मुझे बहुत कम पैसे दे रहे थे, यानी 10 आने ही दे रहे थे, तो मैंने उनको नहीं दिया कि आप शहर से ही चूड़ियाँ ले आओ। उसके बाद मैंने आम के लिए और खाकर थोड़ी, लेखक ने आम लिए और खाकर थोड़ी देर के पश्चात चला आया। वहाँ से लेखक चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई, लेखक कह रहा है, मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी, क्योंकि उसने अपने आत्मसम्मान को बचाया था। बहुत कम पैसे में उसने चूड़ियाँ जमींदार साहब की बेटी को नहीं दी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए, यानी वह अपने व्यक्तित्व से, अपने आत्मसम्मान से बहुत मजबूत था। ठीक है, तो ये हमारा पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। कल हम इसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।